स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड के हिंदी का विनय शर्मा जी द्वारा लिखित चैप्टर गोवा जैसा मैंने देखा। ये हिंदी का चैप्टर 5 है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगावित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साढ़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो गोवा का जो नाम जब हम सुनते हैं, आप लोग गोवा गए भी होंगे, आप लोगों ने गोवा देखा भी होगा, तो क्या हमारा जब हम पता चलता है कि हम गोवा जाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारा जो मन है वो बहुत तरंगायित हो जाता है, यानी कि बहुत हमें खुशी होती है। और क्यों ना हो कि जो यहाँ की जो प्रकृति है, गोवा का जो नेचर है, यहाँ की जो आबोहवा है, आबोहवा मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो, और जीवन शैली यानी कि जो यहाँ के रहने का ढंग है, यहाँ क्या है, ये ऐसा आकर्षण है, ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। तो इन सब का जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो इतना अच्छा है कि जो पर्यटक है यानी कि जो टूरिस्ट है वो खुद ब खुद अपने आप यहाँ गोवा की तरह क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो गोवा है वो हमारे एक देश के कोने में स्थित है, लेकिन फिर भी ये जो गोवा है वो हर एक टूरिस्ट के दिल की क्या है, धड़कन है। हर टूरिस्ट है, हर जो इंसान है वो गोवा जाना चाहता है। तो इसी कारण जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं भी अपने परिवार के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। और वहां पर उनके खंडवा से मेरे साढ़ू साहब मतलब उनकी जो वाइफ है, उनकी बहन के जो हस्बैंड है, ये वो भी अपने फुल फैमिली के साथ गोवा आए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। तो जो लेखक है विनय शर्मा जी, वो कब पहुंचे थे? 23 नवंबर को गोवा में पहुंचे थे। कौन सी ट्रेन से? गोवा एक्सप्रेस से। और जब उनकी ट्रेन मडगांव में रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, मतलब सुबह का उजाला हो गया था, मॉर्निंग हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। जब वो ट्रेन से उतरे तो वहां के एक टैक्सी थी, एक कैब थी, उसने जब हॉर्न मारा तो लेखक का ध्यान उस टैक्सी की तरफ गया और वो फटाफट उस टैक्सी में जाकर बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जो टैक्सी थी वो एक जो रोड था वो कैसा था, बहुत नैरो रोड था। तो उस नैरो रोड पे वो टैक्सी चलने लगी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। जब वो टैक्सी में बैठे थे तब वहां पे उनको शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ठंडी हवा के आने से लेखक का जो मन है वो बहुत खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और जो वो इतना ट्रेवल कर आए थे इंदौर से गोवा तक, उनकी जो यात्रा की जो थकान है वो क्या हो गई थी, दूर हो गई थी, यानी कि वो मिट गई थी। जो टायर्डनेस थी वो सब चली गई थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। लेखक ये सोचने लगे, जो हम पर्यटन के लिए जाते हैं, जब हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उसका भी क्या है, एक अपना ही आनंद होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उसमें निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। जब हम हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, तो इन सब से हमको जब छुटकारा पाना है तो क्या है, हमें घूमने फिरने के लिए निकल जाना चाहिए। तो उन सब का छुटकारा, मतलब मुसीबतों से, समस्याओं से छुटकारा पाने का सबसे इजी तरीका है कि आप घूमने फिरने निकल जाओ।
बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। जब हम टूरिज्म पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वहाँ का वातावरण हमारे यहाँ के वातावरण से कैसा होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो वहाँ के जो वातावरण में जाने के बाद में हमारा मन है वो क्या हो जाता है? तरोताजा यानी फ्रेश हो जाता है। और हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको भी थोड़ी देर के लिए क्या मिलता है? विश्राम मिल जाता है, मतलब शांति मिल जाती है। हम उस समस्याओं के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम वहाँ का जो वातावरण है उसको क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनेलियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। तो कुछ देर के बाद में जो उनकी टैक्सी थी, जो टैक्सी से उन्होंने पकड़ी थी स्टेशन से उतरने के बाद, वो टैक्सी कस्बा बेनेलियम के एक वहाँ पर एक प्लेस है, उसका नाम है, वहाँ जो कि मडगांव से कितना किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। लेखक कहते हैं कि ये जो रिसोर्ट है वो हमने पहले ही यहाँ आने से पहले बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए हमको खाली जो थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज थी, औपचारिक खाना पूर्ति थी, फॉर्मेलिटीज थी, जो वो हम कंप्लीट करके हम क्या करने के इरादे से? आराम करने के इरादे से, यानी रेस्ट करने के इरादे से हम अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मतलब एक रूम, जो स्वीट जिसको हम बोलते हैं होटल में जो बड़ा कमरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूट बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है। तो लेखक वहाँ अपने अपने रूम में, अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। तो लेखक बोलते हैं कि इसके पहले कि हम घूमने के लिए कमरे से बाहर निकले, मैं आपको गोवा के बारे में कुछ जो स्पेशल बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। लेखक कहते हैं कि जो गोवा राज्य है वो क्या है? 2 भाग में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। तो वो कौन से 2 भाग है? दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। इन 2 भागों में जो गोवा है वो बटा हुआ है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो गोवा की राजधानी कौन सी है, यानी कैपिटल कौन सी? जैसे महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल है, वैसे गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और ये जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे पर बसी है, यानी कि मांडवी जो रिवर है उसके बैंक पर स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। जो मांडवी नदी है वो बहुत बड़ी है और वो थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। लेकिन फिर भी ये जो समुद्री इलाका है यानी कोस्टल एरियाज है, तो उसकी वजह से मौसम में उसमें उमस रहती है यानी गर्मी रहती है, और नमी बनी रहती है यानी कि ह्यूमिडिटी रहती है। हवा कैसी रहती है? एयर में मॉइस्चर और ह्यूमिड होता है। शरीर चिपचिपाता रहता है, यहाँ पे पसीने आते रहते हैं, तो जो पसीने के साथ में जो शरीर चिपचिप होता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तिखी ही होती है। तो जो यहाँ पे जो चिपचिपा मौसम है, लेकिन जितना चिपचिपा मौसम मुंबई में है उतना नहीं है। मुंबई में जरा से भी गर्मी होती तो हमारे शरीर पसीने से क्या हो जाता है? चिपचिप करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। बट गोवा में इतना चिपचिपाता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो हरितिमा से भरपूर है, यानी यहाँ पर हरियाली बहुत है। लेकिन फिर भी धूप को तो तिखी ही होती है, लेकिन जो धूप है वो तो बहुत तेज होती ही है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन की शैली के लिए जाना जाता है। जो गोवा है वो यूं तो किसके लिए जाना जाता है? वहाँ पे क्या है? रेतीले यानी कि जो मट्टी, सैंड, बालू, वैसे तट है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? बीचेस बहुत है।
तो बीचेस पे क्या है, सब जगह रेत ही रेत है, और वहाँ के जो होटल्स है वो बहुत महंगे हैं, और उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक स्पेशल अपना खास ही है, एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। उसके लिए जो गोवा है वो जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, अपना एक जो उनका जो ट्रेडिशन है वो उसने बनाकर रखा है। अपना जो ट्रेडिशन है, उनकी जो संस्कृति है, उन्होंने जो अपनी कस्टम्स है उनको नहीं छोड़ा है, उनको भी वो साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। लेखक क्या बोलती है, यहाँ पे जो शाम ही होती है वो मोस्टली कहाँ उनकी गुजरती है, बीचेस पे जाती है, तो बहुत अच्छी शामें होती है। तो हम भी चलो इसका आनंद लेने चलते हैं। आनंद के लिए बेनेलियम बीच की ओर चले। तो कहाँ जा रहे हैं, वो बीच की तरफ जा रहे हैं। कौन सा, बेनेलियम बीच की तरफ जा रहे हैं। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनेलियम। तो लेखक कहते हैं आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि जो बेनेलियम बीच है वो कैसा है, बहुत ही शांत है, बहुत ही साइलेंट है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जब लेखक ट्रैवल कर आए थे तो बहुत थक भी गए थे, और पूरे दिन भर उमस थी, गर्मी थी। तो उसके बाद जब शाम को वो बीच पे जा रहे थे तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। लेखक कहते हैं कि उनका जो रिसोर्ट था वहां से ये जो बीच की जो दूरी है वो कितनी थी, उनका डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का ही था। लेकिन फास्ट चलने के बाद भी, स्पीड में चलने के बाद भी ये जो दूरी है वो तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अरेबियन जो सी है उसको देखने का जो एक्साइटमेंट था वो बहुत बढ़ रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी। तभी लेखक को अचानक किसकी आवाजें सुनाई दी, जो वेव्स होती है, लहरें होती है, उसकी आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। वो जैसे रन में जब फाइटिंग करने के बाद में जब जोर जोर से तोपों की आवाजें आती है, तो वैसी आवाजें उनको, जो लेखक को वो प्रतीत हो रही थी, रणभेदी की आवाज की तरह दिख रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। तो लेखक बोलते हम सब दौड़ने लगे, और जो सड़क थी वो तो सब बहुत पीछे छूट गई थी। अब वहां पर क्या था, सिर्फ रेत ही रेत था, और रेत पर तेज चलना या दौड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। रेत में पाँव में वो धंसते रहते हैं अंदर। फिर भी धंसे हुए पैरों की को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। फिर भी हमारे जो पैर है, जो जब हम दौड़ रहे थे तो किसमें धंस रहे थे, रेत में, लेकिन उसको पूरी ताकत से उठाकर हम भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया, और जैसे ही मैंने समुद्र देखा खूबसूरत, तो मैं जाकर उससे लिपट गया, यानी उसको मतलब लहरे के यहाँ पे चला गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, और जो बच्चे थे उनके फैमिली में, वो रेत का यानी कि जो सैंड का जो कैसल बनाते हैं, आप भी जब बीचेस पे जाते हो तो आप भी बनाते होंगे, तो वो बनाने में वो बिजी हो गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। जब वो लोग घर बनाते थे तो पानी की जो वेव्स आती थी, लहरें आती थी, वो आके उनका जो घर है, सैंड का जो कैसल है, वो गिरा देती थी। लेकिन बच्चे लोग फिर से दूसरी लहर आने के पहले एक अपना नया कैसल है वो बनाने लग जाते थे। यही क्रम चलता रहा, बार बार यही चल रहा था। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। लेखक कहते कि जब मैंने इन बच्चों को घर बनाते हुए देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर हमारी जिंदगी में आशा है, उम्मीद है, तो कोई भी काम क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम उम्मीद के साथ अपना हर काम कर सकते हैं। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। जब शाम ज्यादा हो गई तो हम क्या करने लगे, शाम यहाँ पर जाकर किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो,
कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। तो जब लेखक कह रहे, जब हमने देखा तो हमको ऐसा लग रहा था कि जो पानी की जो लहरें आती है किनारे से टकरा के फिर चली जाती है। तो जैसे वो उनको बता रही है, कह रही है कि जो भी चीज बनती है, जो भी चीज आती है, वो एक दिन ना एक दिन मिटती ही है। ये उसकी नियति है, ये उसके नसीब में ही है कि जो बनेगा वो ही मिटेगा। और ये सच भी है, यही हमारे जीवन का सत्य भी है, क्योंकि जो जीवन लेता है उसी की मृत्यु भी निश्चित है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लेखक कहते हैं यहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लहरों की तो आवाजें आती रहती है, लेकिन साथ में जो पक्षियों की जो चिरपिंग होती है, उनकी आवाज भी अपनी तरफ आपका ध्यान है वो अट्रैक्ट करती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। तो जो लेखक कहते हैं, ये जो पक्षी हैं वो जब लहरों के साथ में जो मछलियां आती है, जो किनारे पर ही रह जाती है और पानी की जो वेव्स है वो वापस चली जाती है, तो वो मछलियों को पकड़ने के लिए जो पक्षी है वो वहीं पर मंडराते रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं। लेकिन जब एक ही तेज हवा के कारण एक ही दिशा में जब उन्हें उड़ना रहता है उसके अपोजिट में, तो वो इजीली उड़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहीं पर किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। अब जैसे पक्षी लोग बैठते हैं तो कुत्ते उनका वेट करते रहते हैं कि जब जैसे वो बैठे यहाँ पर हम उन पर झपट्टा मारे। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है वो उस पे झपटते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। लेकिन जो कुत्ते हैं उनको सफलता कम मिल पाती है, क्योंकि कुत्ते जमीन पर रहते हैं और पक्षी जैसे ही कुत्ते उन पर झपटते हैं पक्षी वहां से उड़ लेते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। जैसे पक्षी आते हैं मछली पकड़ने के लिए और बैठते हैं वहां पर, और पक्षी को पकड़ने के लिए वहां पर कुत्ते आते हैं, और जब कुत्ते आते हैं तो पक्षी वहां से टी करके उड़ जाते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये जो सीनेरियो है, वो टूरिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, यानी कि जैसे ही सूर्य चले गए, सनसेट हो गया, तो आकाश में क्या आ गया, चंद्रमा आ गई। तो चंद्रमा की जो रोशनी है, जो चांदनी में जो यानी कि जो चंद्रमा की चांदनी में जो समुद्र था, उसका जो रूप है वो टोटली डिफरेंट लग रहा था, जिस तरह वो सूर्य की रोशनी में लग रहा था। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अब समुद्र कैसे लगने लगा, एकदम स्याह, डार्क, एकदम काला काला डार्क, और भयावह मतलब अंधेरा। अब आप अंधेरे में समुद्र के पास में जाओगे तो क्या लगता है, पूरा अंधेरा और काला काला लगता है, डर भी लगता है वहां पर। तो वो कैसे भयानक लगने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। तो नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि हम बस से गोवा है वो घूमेंगे। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपको घूमना है तो आप बाइक पूरे दिन के लिए रेंट पे ले सकते हो और उस बाइक पे पूरा गोवा घूम सकते हो, और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। और बाइक पे घूमने का जो मजा आता है गोवा में, वो कारों में घूमने में मजा नहीं आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारे साथ तो बच्चे थे, तो बच्चों को लेकर बाइक पर जाना मुश्किल है, इसीलिए हम कहाँ पर गए, किससे घूमे, बस से घूमे। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है।
यहाँ सी फूड यानी कि जैसे फिशेज है, क्रैब्स है, जो समुद्र में जो खाने की चीजें मिलती है वही फूड वहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं यानी जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको वेजिटेरियन जो टूरिस्ट होते हैं उनको अपने टेस्ट का भोजन यानी खाना मिलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। लेखक कहते हैं जब हम काफी भटकने के बाद में अच्छा भोजन हमें मिल जाता है, शाकाहारी खाना मिल जाता है, वेजिटेरियन खाना मिल जाता है हमारे मनपसंद का, तो हमें इसे अपनी किस्मत समझनी चाहिए। और किस्मत के साथ साथ हमारी जो जेब है वो भी ढीली हो जाती है, यानी कि जो वो खाना होता है वेजिटेरियन खाना वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी। देखा कहते हैं ये हमें पता ही था कि गोवा में वेजिटेरियन फूड है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। इसलिए लेखक बोलते हैं कि हमारे जो होटल के जो स्यूट में जो किचन था वहीं पर हम खाना खाते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पर पहुंचे। तो लेखक कहाँ गए, सबसे पहले अंजुना बीच में गए। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीचेस है। कितने बीच है, 40 बीच है, छोटे बड़े सब मिलाकर, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है, लेकिन जो मेन है वो 7-8 ही है, 7-8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच है वो क्या है, वहाँ पर पानी हमको कैसा दिखता है, नीले कलर का दिखता है और पूरा पथरीला है, पूरा रॉकी है, तो वो देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। तो ये जो बीच है, अंजुना बीच है, वहाँ पे एक और क्या है, एक लंबी पहाड़ी है जहाँ से हम बीच का दृश्य देख सकते हैं, बीच को सीन्स देख सकते हैं। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। अगर हमको समुद्र में जाना है तो हमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। जो नीला पानी है वहाँ का, जो समुद्र का, वो जो पत्थर है वो तो काले काले है, रॉक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, पछाड़ मतलब टकराता रहता है, बार बार उस पे जाके टकराता है, रिटर्न आता है, टकराता है, रिटर्न आता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। तो जब पानी बार बार उनसे आते जाके टकराता रहता है तो उसकी वजह से जो पत्थर है उसमें क्या हो गए हैं, छेद हो गए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो पत्थर है वो क्या हो गए, वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। जो समुद्र है वो भी काफी पीछे हट गया है, तो इसकी वजह से जो पत्थर है उनके बीच में जो खड्डे हो गए थे उसमें क्या भर गया है, पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है, तो इसकी वजह से वहाँ पर काई हो गई है। तो काई पता है, जब भी बारिश के मौसम में भी आप लोग देखते होंगे जमीन पे हरी हरी जो ग्रीन जो आ जाती है, तो वो जब हम उस पे पैर रखते तो वो फिसलन हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे जो पत्थर है उसमें काई जमा हो गई है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, तो वहाँ पर अगर पत्थरों पे हम पांव रखते हैं तो फिसलने का बहुत हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। लेकिन जो संघर्ष है, स्ट्रगल करना ही तो लाइफ है, लाइफ का नाम ही क्या है, स्ट्रगल करना है। इसलिए यहाँ पर घूमने का भी एक अलग ही अपना मजा है। फिसलने के डर से हम अगर अंदर नहीं गए, घूमने नहीं गए, तो हम उसको पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। जो यंगस्टर्स होते हैं वो तो अपने ही मस्ती में डूबे रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है।
लेकिन जो फैमिली के साथ जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो उनके साथ में बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे लोगों का ध्यान रखने में ही उनका पूरा ध्यान रहता है। उनको डायरेक्शंस दे देते, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो उनका ध्यान है वो वहीं पे रहता है। और जो यंगस्टर्स होते हैं वो तो अकेले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी ही मस्ती में डूबे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अभी लेखक कहते थे कि जो बेनालियम भी एक बीच है और अंजुना भी बीच है, तो दोनों समुद्र के किनारे ही है, लेकिन दोनों समुद्र के किनारे होते होते हुए भी उन दोनों का जो अपना अलग ही मजा है, अपना अलग ही खूबसूरती है, अपनी अपनी अलग अलग उनका इम्पोर्टेंस है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है, यह मछुआरों की पहली पसंद है। जो बेनालियम बीच है वो क्या है, पूरा सैंडी है और उथला है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है। ये मछुआरों यानी जो फिश पकड़ते हैं, मछली पकड़ने वालों की पहली पसंद है। तो जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, बेनालियम बीचेस में जाकर फिश पकड़ते हैं। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। यहाँ पर जब सुबह सुबह मॉर्निंग में ही वो बहुत सारी लोग मछलियाँ वहाँ पर पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं वो वहाँ के लोकल मार्केट में ही बेचते हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इनका एक्सपोर्ट जरा भी नहीं होता। जितना उन लोग पकड़ेंगे मछली वो अपने ही मार्केट में बेचेंगे। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है, और इसके अपोजिट में जो अंजुना बीच है वो डीप है, और वो क्या था, उथला था, और उसका जो पानी है वो क्या है, नीला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। तो लेखक कहते हैं ये किसकी पसंद है, ये बॉलीवुड की पसंद है। और बेनालियम बीच किसकी पसंद है, मछुआरों की पसंद है। तो ये जो बॉलीवुड वाले यानी जो फिल्म्स वाले जो लोग हैं, फिल्म्स बनाते हैं, उनकी ये पहली पसंद है। वहां पे जाके वो लोग शूट करते हैं। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ बहुत सारी हिट फिल्मों की शूटिंग की गई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। दोनों जो बीचेस है वो व्यावसायिक है, यानी दोनों बीचेस पे बिजनेस होता है, लेकिन उनका जो अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, व्यवसाय की प्रकृति का, कि मतलब जो व्यवसाय है वो डिफरेंट है, बिजनेस है वो डिफरेंट है। एक जगह फिल्म की शूटिंग होकर पैसा कमाते हैं और एक जगह जो बीच है वो मछलियां पकड़कर पैसा कमाते हैं, बिजनेस दोनों कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, और उसके बाद में जो लेखक है वो पूरे दिन कहाँ बिजी रहे, पणजी शहर को देखने लगे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे, और शाम को फिर वो कहाँ पर पहुंचे, कौन से बीच पर, कलिंगवुड में। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। ये जो कलिंगवुड बीच है वो भी क्या है, सैंडी है, और गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो कि कितना किलोमीटर दूर है, 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो काफी संख्या में आते, काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। इसीलिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो यहाँ पर अपना क्या करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना उद्योग करते हैं, अपनी बिजनेस करते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। अब जो वाटर स्पोर्ट्स है, वहाँ पर बहुत सारे वाटर के जो स्पोर्ट्स है वो भी होते हैं, जिसमें कुछ तो बहुत क्या है, हैरत अंगेज, मतलब बहुत ही क्या होते हैं, हैरत अंगेज होते हैं, यानी कि जो आपको क्या कहते हैं, शॉकिंग कर देते हैं, जिन्हें सिर्फ देखने में ही हमको मजा आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो वाटर स्पोर्ट्स में, आप भी उसमें कर सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। तो लेखक बोलते हैं मैंने बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स है वहां पर वो उसमें मैंने यूज किया, मतलब खेले,
वाटर स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे किसमें लगी, पैराग्लाइडिंग में ही आई। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी। जो पैराग्लाइडिंग में जब रस्सी से बांधकर बीच में बोट में लेकर जाते हैं और फिर रस्सी से बांधकर पूरे बोट जो रस्सी को पूरा ऊपर तक उन लोग खींच लेते हैं पैराशूट की सहायता से, और वो इतने ऊपर से हाइट से जब हम जल को देखते हैं, अब समुद्र के पानी को देखते हैं तो हमें एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन उतने ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो हमें वो क्या लगता है, भयावह भी लगता है, यानी कि डरावना भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। दूर दूर तक जहाँ हम देखते हैं हमको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, तेज हवाएं चलती रहती है और हम बीच में रस्सियों में लटके हुए रहते हैं। हम यानी मैं और मेरी पत्नी। लेखक बोलते हैं यहाँ पर हम किसके लिए यूज किया है, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने साथ में पैराग्लाइडिंग की। दोनों भी डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। दोनों को पैराग्लाइडिंग में डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। लेखक बोलते डर तो हमें इस बात का लग रहा था कि कहीं हम वहां से छूट गए, यानी कि रस्सी खुल गई, रस्सी टूट गई तो समझो कि हम गए, यानी कि हम कहाँ गए, भगवान के पास चले गए। इस बात का हमें डर लग रहा था, और खुशी हमें इस बात की हो रही थी कि इतना जो इंटरेस्टिंग साइट है, इतना रोमांचक जो दृश्य है, एक्साइटमेंट वाला जो सीन है, वो हम पहली बार देख रहे थे। सचमुच अद्भुत, बहुत ही अद्भुत था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। लेखक बोलते कि हम गोवा में कितने दिन रहे, 4-6 दिन रहे, लेकिन हर दिन हमारी जो लाइफ थी, जो रूटीन था, वो क्या था, सेम ही था। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थककर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। जो सुबह जल्दी उठते थे, फिर उन्हें ब्रेकफास्ट करते थे और पूरे दिन भर घूमते फिरते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां पर। और जब थक कर वो जब रिसोर्ट में आते थे तो उस थकान को मिटाने के लिए वो जो रिसोर्ट में जो पूल था, स्विमिंग पूल था, वहां पर उन लोग क्या करते थे, तैरते थे, स्विमिंग करते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। जो कोलवा बीच है वहां पर हमने क्या किया, बोटिंग की। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। क्या देखा हमने, डॉल्फिन मछलियां देखी। कहाँ पर देखा, कोलवा बीच पर। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। लेकिन जो डॉल्फिन मछलियां थी वो छोटी थी, लेकिन बच्चों को वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब लेखक कहते हैं कि जब हम वहां पर गए तो नवरात्रि चल रही थी, तो वहां पे हमने नवरात्रि और जो दशहरा है वो भी हमने कहाँ बनाया, सेलिब्रेट किया, गोवा में किया। तो इसका भी हमने लकीली हमको लक मिला। उत्तर भारत में जिस तरह दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। जैसे उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हर गली मोहल्ले में दुर्गा की, उनकी क्या आती है, उनकी दुर्गा माता आती है, वहाँ पे घट स्थापना होती है। फिर जो लड़कियां हैं वो क्या करती है, मतलब गरबा होता है, डांडिया होता है, वैसा ही वहाँ पर गोवा में भी मनाया गया। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, बट हमारे यहाँ पे दशहरे पे रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन गोवा में रावण का जो पुतला है वो नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। तो सुबह से लोग क्या करते हैं, दशहरे के दिन अपने जो वाहन है, जो व्हीकल्स है, उनकी सफाई करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान को की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। तो भगवान की जो पालकी होती है वो मंदिर में लेकर जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जो एक पेड़ का, जो भी यहाँ पर भी जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो भी देते हैं, एक सोने का पत्ता जिसे बोलते हैं वो देते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, ग्रीट करते हैं।
सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, सबके अपने अपने कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। तो लेखक कहते हैं कि इतने कम दिनों में मैंने गोवा को पूरा समझना, पूरा देखना तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे जितने भी दिन मैं रहा उससे मैं यहाँ पर मुझे ये बात तो जरूर समझ में आ गई कि यहाँ पे पश्चिमी फैशन है, यानी वेस्टर्न का जो फैशन है, वेस्टर्न साइड का, वह और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद, यानी फैशन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बावजूद ये जो हमारा गोवा है वो अपने जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उसको भी पूरी तरह से अपनाया हुआ है। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर को भी लिया है, आत्मसात किए हुए, यानी कि अपनाया हुआ है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रेंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो इस फैशन के रंग में, वेस्टर्न कल्चर में कुछ देर के लिए आते हैं, रंगते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि यहाँ की जो लोकल पीपल है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशन को अभी तक संभाल कर रखा है, उनको अभी तक छोड़ा नहीं है। तो बच्चे, इसके साथ ही हमने ये जो चैप्टर है गोवा जैसा मैंने देखा खत्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्वाध्याय करेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के स्वाध्याय के साथ।